हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स के बारे में। इन्हें एक और नाम से जानते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। इन ड्रग्स का काम क्या है? बेसिकली जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है उसे मेंटेन करना। एक चीज आपको नोट करना है, इन ड्रग्स से हम डायबिटीज को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ इसे मैनेज कर सकते हैं और मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? एक सिंड्रोम है कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन डिफिशियंसी, मतलब इंसुलिन सिंथेसाइज तो हो रहा है पर वो हमारे सेल के रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट, या फिर क्या हो गया है, हमारे लीवर से ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है। ये कुछ रीजन है जिसके कारण क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज। मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट डिजीज आर डिजाइन टू करेक्ट वन और मोर ऑफ दिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये 3 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या क्या है? इंसुलिन डिफिशियंसी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुके हैं, या फिर ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं हमारे लीवर से। ये 3 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ट्रीट कर जो ड्रग्स है वो इन 3 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे काम करते हैं। एक पे भी कर सकते हैं या फिर एक से ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे भी ये काम करते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है, जिस ड्रग्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो हम यूज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन सिंथेसाइज ही नहीं होता। टाइप 2 में क्या हो रहा है? इंसुलिन सिंथेसाइज तो हो रहा है पर कम अमाउंट में, या फिर अगर जो सिंथेसाइज हो रहा है वो हमारे सेल से बाइंड नहीं कर पा रहा है। टाइप 1 में क्या होता है? बिल्कुल इंसुलिन बनता ही नहीं है। पैनक्रियाज से इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है। लैक ऑफ इंसुलिन, जिसके कारण क्या होता है, हमें इंसुलिन ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जिनको हम यूज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। क्लास ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कौन कौन से क्लास में ये डिवाइड है? कुछ क्लास में सल्फोनाइल यूरिएज पहला क्लास, सेकंड बेग्यूनाइड्स, मैग्लिटिनाइड, थायाजोलिडीन डायोन, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स और DPP4 इनहिबिटर्स। ये कुछ क्लास में डिवाइड है। इन क्लास के अंदर कुछ ड्रग्स है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। जो भी बी फॉर्म के स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासिफिकेशन जरूरी है, और जो एम फॉर्म मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए इन ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझना जरूरी है। सल्फोनाइल यूरिएज पहला क्लास है। इनमें फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स है टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोमाइड, एसिटोहेक्सामाइड, टोलाजिमाइड। ये कुछ ड्रग्स है जो फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स है। सेकेंड जनरेशन ड्रग है ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकनाजाइड और ग्लिमिपेराइड। ये ड्रग्स सेकेंड जनरेशन के ड्रग्स है, और ये दोनों ही सल्फोनाइल यूरिएज क्लास के ड्रग्स है। बेग्यूनाइड्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? मेटफॉर्मिन, जो बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला ड्रग है डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, और एक क्या है? फेनफॉर्मिन। मैग्लिडेनाइड एनालॉग्स में कौन कौन से ड्रग्स है? रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। थायाजोलिडीन डायोन्स में कौन कौन से ड्रग्स है? रोसिग्लिटाजोन और एक है पियोग्लिटाजोन्स। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स में कौन कौन से ड्रग्स है? एकार्बोज और मैग्लिटोल। DPP4 इनहिबिटर्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर हम देखें तो पहले हम समझते हैं सल्फोनाइल यूरिएज किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है। तो ये जो ड्रग है, ये जो क्लास के ड्रग्स है, ये क्लास के ड्रग्स हमारे ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल के साथ बाइंड करता है, उस चैनल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। और हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन को बीटा सेल से इंक्रीज कर देता है। किस तरीके से काम करता है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पैनक्रियाज में बीटा सेल प्रेजेंट है, ये बीटा सेल है। ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट है ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट है कैल्शियम चैनल। ठीक है। और यहाँ पे एक चैनल ग्लूट प्रेजेंट है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, जिसके थ्रू
ग्लूकोज एंटर करता है हमारे बीटा सेल में। GLUT2 है, ये पोटेशियम चैनल है और ये कैल्शियम चैनल है। यहां तक समझ गए आप? ये ग्लूकोज GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमारे बीटा सेल में एंटर करता है। वहां जाने के बाद ग्लूकोज क्या बनाता है? ATP। ठीक है, ग्लूकोज से ATP बनता है। ये ATP क्या करता है? इस चैनल को ब्लॉक कर देता है। जब ये ATP इस चैनल को ब्लॉक करता है तो क्या होता है? पोटेशियम सेल के बाहर नहीं जा पाते और सेल के अंदर ही पोटेशियम क्या हो गया? इंक्रीज, पोटेशियम लेवल इंक्रीज। और ये पोटेशियम कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो हमारे सेल के अंदर क्या हो गया? मेम्ब्रेन कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं मेम्ब्रेन, तो ये कैल्शियम चैनल को ओपन कर देते हैं और यहाँ से कैल्शियम सेल के बाहर से सेल के अंदर एंटर करने लग जाते हैं। कैल्शियम, जब कैल्शियम एंटर करता है तो एज वी ऑल नो दैट कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सेल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और सेल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इंसुलिन क्या होता है? सेल के बाहर रिलीज होता है। ठीक है, और ये इंसुलिन फिर हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसुलिन सिक्रीशन होता है हमारे बीटा सेल के थ्रू। रिस्पॉन्सिबल कौन है? पोटेशियम चैनल, जिसे ब्लॉक होना जरूरी है। इंसुलिन सिक्रीट होने के लिए इस चैनल को ब्लॉक होना जरूरी है। डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या होता है? ये चैनल प्रॉपर ब्लॉक नहीं हो पाता, इम्पेयर्ड हो जाते हैं। तो ये जो सल्फोनाइल यूरिएज ड्रग है, ये बेसिकली इनका काम क्या है? इस चैनल को ब्लॉक करना, जिससे क्या हो? पोटेशियम चैनल सेल के अंदर रहे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, सेल कैसा हो जाए? पॉजिटिवली चार्ज हो जाए और ये इस कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट कर दे, कैल्शियम सेल के अंदर जाने लग जाए और फिर कॉन्ट्रैक्शन हो। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इंसुलिन सिक्रीट हो जाए ब्लड वेसल्स में। ठीक है, समझ गया इनका काम? इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको इंसुलिन के लेक्चर्स को देखने होंगे। वहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया है इंसुलिन किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ और प्रोड्यूस होने के बाद फिर सिक्रीट हुआ। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सल्फोनाइल यूरिएज किस तरीके से इस चैनल को ब्लॉक किया वो समझाई हूँ, और इंसुलिन कैसे बना वो समझने के लिए आपको इंसुलिन वाले लेक्चर को पहले देखना पड़ेगा। अब इस स्लाइड में समझते हैं मैग्लीटिनाइड ये क्या करता है। बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है जैसे सल्फोनाइल यूरिएज करता है। हमारे एटीपी सेंसिटिव चैनल पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है। ये भी सेम सल्फोनाइल यूरिएज की तरह ही काम करता है। बेगुनाइड्स में कौन ड्रग्स है? मेटफॉर्मिन जैसे ड्रग्स है। ये काम किस तरीके से करता है? ये डिक्रीज करता है ग्लूकोज प्रोडक्शन को, मतलब लीवर से ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को डिक्रीज करता है और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को कम करता है और साथ ही साथ ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है। जो सेल्स है वो सेल्स में ग्लूकोज अपटेक के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, मतलब ग्लूट ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट कर देता है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या है? वेट लॉस, जीआईटी डिस्टर्बेंस, नॉजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट और लैक्टिक एसिडोसिस, मतलब लैक्टिक एसिड ब्लड में इंक्रीज हो जाना। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है और काम किस तरीके से करते हैं? तो ये 3 प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं। अपटेक को बढ़ा दिया, एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया और प्रोडक्शन को भी कम कर दिया। अब हम इस स्लाइड में समझते हैं थायोजोलिडिन डायोन्स किस तरीके से काम करता है। तो ये थायोजोलिडिन डायोन किससे जाकर बाइंड करता है? PPAR-Y से, पेरोक्सिसोम पॉलीफेरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा से। ये एक न्यूक्लियर रिसेप्टर है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसके साथ जाकर थायोजोलिडिन बाइंड किया। ठीक है, थायोजोलिडिन बाइंड होने के बाद ये किसके साथ अटैच हो गया? RXR रेटिनॉइड X रिसेप्टर के साथ, और क्या बना लिया? हेटेरोडाइमर। क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रोटीन है तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? हेटेरोडाइमर। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में फिर ये क्या करता है? हमारे डीएनए के साथ जाके बाइंड करते हैं और डीएनए से क्या होता है? डीएनए का क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन।
जिसके थ्रू क्या बनता है, mRNA। mRNA भी कहाँ पे बना है, न्यूक्लियस में। mRNA बनने के बाद ये न्यूक्लियस से मूव होकर कहाँ पे आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम। राइबोसोम इस mRNA को रीड करता है, जिसमें कोड प्रेजेंट है किस टाइप के प्रोटीन बनने हैं, उसे ये रीड करता है और क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है। अब इन प्रोटीन का काम क्या है, इनहेंस इंसुलिन एक्शन एंड इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन टिश्यूज। ये हमारे टिश्यूज में इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, मतलब अब हमारे टिश्यूज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बाइंड हो पा रहे हैं रिसेप्टर से। और क्या किया, थायरोलिडिन, ये जो प्रोटीन बना है ये और क्या करेगा, एडिपोपैक्टिन के लेवल को इंक्रीज कर देगा। ये एडिपोपैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है, हमारे एडिपोज टिश्यूज से, फैट सेल से। एडिपोपैक्टिन लेवल को इंक्रीज कर देता है और इसका काम क्या है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। जब ये रिलीज होता है तो ये जाके हमारे लीवर में क्या करता है, फैटी एसिड जो प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडेशन कर देता है उसे, और इंक्रीज करता है इंसुलिन के सेंसिटिविटी को, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, इसका काम है एडिपोपैक्टिन। तीसरा क्या किया, डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, लीवर से जो ग्लूकोज बन रहे हैं उसके प्रोसेस को डिक्रीज कर दिया। तो ये 3 तरीके से काम करता है थायरोलिडिन डायोन, ठीक है। सॉरी, थायरोलिडिन डायोन तो सिर्फ और सिर्फ इससे बाइंड किया, बाइंड होने के बाद जो प्रोटीन बने उनका काम है ये 3, ठीक है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में एक एंजाइम प्रेजेंट है अल्फा ग्लूकोसिडेज, उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, नाम से ही आप समझ रहे होंगे अल्फा ग्लूकोसिडेज एक एंजाइम है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने से रोकता है, कौन, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम है, इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करवाना ब्लड में। ये कार्बोहाइड्रेट बाद में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, हमें ग्लूकोज के लेवल को कम करना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रोकना होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो अल्फा ग्लूकोसिडेज है जो रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, उसे ही रोक दो, इनहिबिट कर दो। तो बस इसका काम यही है, अल्फा ग्लूकोसिडेज को इनहिबिट करना और एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को रोकना। लास्ट क्लास में है DPP4 इनहिबिटर्स, फुल फॉर्म डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर। इनमें कुछ ड्रग्स है, एग्जांपल सिटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, ये कुछ ड्रग्स है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये क्या करता है, इंक्रीज इंक्रेटिन लेवल को इंक्रीज कर देता है। इंक्रेटिन लेवल क्या है, इंक्रेटिन एक हॉर्मोन्स है, गट पेप्टाइड है जो हमारे गट में रिलीज होता है। कब रिलीज होता है, दैट आर सिक्रेटेड आफ्टर न्यूट्रिशन इनटेक, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे गट में ये पेप्टाइड रिलीज होता है, इंक्रेटिन पेप्टाइड, एंड ये जब रिलीज होता है तो क्या करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है। अल्टीमेटली हमें इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करना है। GIP का फुल फॉर्म है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, एंड GLP-1 फुल फॉर्म है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ये 2 इंक्रेटिन हॉर्मोन्स है, इन हॉर्मोन्स के लेवल को DPP4 इनहिबिटर क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। हमें इन हॉर्मोन्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं, इंक्रीज करने के लिए, पहला तो इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, और दूसरा ग्लूकागॉन के रिलीज को इनहिबिट करने के लिए। एज वी ऑल नो दैट ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज होता है, अल्फा सेल से, पैनक्रियास के अल्फा सेल से। कब रिलीज होता है, जब इन ग्लूकोज के प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है और हमें ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रोकना है तो हमें ग्लूकागॉन के रिलीज को इनहिबिट करना होगा। तो यहाँ पे जो इंक्रेटिन हॉर्मोन्स है, GIP हॉर्मोन्स है, ये ही रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकागॉन के रिलीज को इनहिबिट करने के लिए। समझ गए, 2 तरीके से काम करता है। पहला ग्लूकागॉन के रिलीज को इनहिबिट करता है, कौन इनहिबिट किया, GIP, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, और दूसरा काम किस तरीके से किया, ये इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाया। 2 तरीके से ये काम किया।
तो आज के लेक्चर में हमने समझा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के बारे में। ये हम ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज को। ध्यान रखना है, ये हम डायबिटीज को क्योर नहीं कर सकते इन ड्रग्स से, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। और जो रिस्क फैक्टर है डायबिटीज होने के बाद, बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, जैसे स्ट्रोक हो जाना, ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाना, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन रिस्क फैक्टर को आप इन ड्रग्स के थ्रू मैनेज कर सकते हो, ठीक है। डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं करता, क्योर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ को मेंटेन करता है ये ड्रग्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।